हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कल शाम को जारी किए सेबी के उन सर्कुलर के बारे में जहां पे मल्टी कैप फंड की जो भी स्कीम है वहां पे एक बहुत बड़ा रीएलोकेशन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यहां पे जो सेबी ने नया सर्कुलर जारी किया है वहां पे जो मल्टी कैप फंड्स है उनके लिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की जो मिनिमम होल्डिंग और मिनिमम जो बाइंग की वैल्यू है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके से न्यूज निकल के आ रही है उसका इम्पैक्ट जो है सीधा सीधा मार्केट पे पड़ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। इस खबर को आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों आपको ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस फंड में पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो बहुत से टाइप के होते हैं, डेब्ट, हाइब्रिड और साथ ही साथ इक्विटी, इन सारी चीजें। लेकिन उसमें भी अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, साथ ही साथ कुछ होते हैं जो होते हैं मल्टी कैप फंड्स। तो मल्टी कैप फंड्स का मतलब ये होता है जिसमें जो फंड मैनेजर होंगे वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप और साथ ही साथ कुछ डेब्ट, ऐसे तरीके के सारे चीजों को मिला के एक फंड बनाते हैं जिससे जो रिस्क होती है किसी भी म्यूचुअल फंड की वो मिनिमाइज होती है। ऐसा इसलिए होता है कि भैया देखिए, आप जिसको जितनी रिस्क लेनी है, अगर किसी को कम रिस्क लेनी है तो पूरा का पूरा पैसा लार्ज कैप में लगाए, क्योंकि लार्ज कैप में जो रिस्क होती है वो सबसे कम होती है। लेकिन अगर मान लेता हूं कि अगर उसको थोड़ी हैवी रिस्क लेनी है लेकिन रिटर्न उसको बढ़ाना है तो वो अपना पैसा मिड कैप फंड में लगाएगा, तो वहां पे उसकी रिस्क थोड़ी बढ़ जाएगी लेकिन उसके रिटर्न भी जो होंगे लार्ज कैप से थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप फंड ऐसे होते हैं जहां पे आपकी रिस्क बहुत ज्यादा होती है और रिटर्न भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन दोस्तों रिस्क ज्यादा होती है इसलिए वहां पे ज्यादातर लोग जो है निवेश नहीं करते। लेकिन उसके कारण यहाँ पे एक नई स्कीम बनाई गई मल्टी कैप फंड की, जहां पे आपके लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और साथ ही साथ स्मॉल कैप स्टॉक्स के एक बंच ऑफ वो बना दिए जाते हैं स्टॉक्स और रख दिए जाते हैं, जिसके कारण इस फंड में क्या है, अच्छी खासी जो ग्रोथ भी देखने को मिलती है। क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स आपके रिस्क मिनिमाइज करते हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि आपके रिस्क को थोड़ा बढ़ा भी देते हैं, तो भी आपको रिटर्न जो है वो आपको नॉर्मल फंड के मुकाबले अच्छा खासा मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में देखने को मिला कि बड़े बड़े जो भी फंड मैनेजर्स थे वो लोग यहाँ पे आपसे अच्छी खासी फीस लेते हैं म्यूचुअल फंड मैनेज करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे रिटर्न जो है वो नहीं बनते हुए दिखाई देते। और खासकर जो मल्टी कैप फंड है उसमें मैक्सिमम जो स्टॉक्स है वो लार्ज कैप स्टॉक्स भर दिए जाते हैं। अब सबको पता है कि अगर पोर्टफोलियो में रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इंफोसिस, टीसीएस ऐसे स्टॉक को भर दिया जाए तो उसके बाद फिर जगह कहाँ बचती कोई स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को रखने की, और उसका क्या वेटेज होगा और वो क्या चला लेंगे, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो तो कभी नीचे आएंगे नहीं। तो दोस्तों फिर किस बात का ये जो है, जितने भी म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर होते हैं वो किस बात का दिमाग लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजों के लिए यहाँ पे किया गया है। अब जो न्यूज निकल के आ रही है इसके हिसाब से, जिस तरीके की न्यूज है, 40,000 करोड़ रुपए जो है दोस्तों वो आपके इन लार्ज कैप कंपनियों से निकलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि जो मल्टी कैप फंड है इनमें जो लार्ज कैप कंपनियों में निवेश है उसमें से 40,000 करोड़ निकलेंगे और ये पैसे जाएंगे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में। और यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है इन मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी और अच्छे खासे जो पैसे आने चाहिए थे, जो स्टॉक्स में ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स चला था, लार्ज कैप इंडेक्स, निफ्टी नीचे नहीं आया था, लेकिन पूरे मार्केट की जो हालत थी वो खराब थी। तो अब कुछ अच्छी क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां जो कि क्वालिटी वाली है, जो डिजर्व करती है एक अच्छा पैसा पाना, या जिनके अच्छा इन्वेस्टमेंट जिनमें आना चाहिए लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया था, अब वो इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स में है तो आपके लिए एक खुशखबरी मानी जा सकती है कि यहाँ पे अब ये सेबी के नए रूल से इन कंपनियों में बाहर लौटती हुई नजर आएगी। लेकिन जो भी मुसीबत होगी थोड़ी बहुत वो होगी लार्ज कैप स्टॉक्स में जहां पे इन कंपनियों की होल्डिंग है। अब न्यूज के ऊपर आगे अगर हम बात करने की कोशिश करें तो जिस तरीके की यहाँ न्यूज बताई जा रही है, यहाँ पे बहुत सी ऐसी मल्टी कैप फंड स्कीम है। तो म्यूचुअल फंड की स्कीम को जहाँ पे सेबी ने जिस तरीके से डायरेक्ट किया है, लगभग लगभग यहाँ पे आपको बताया जा रहा है 25% जो हिस्सा है
कंपनियों को वो अपना लार्ज कैप में डालना है, 25% डालना है स्मॉल कैप में और 25% डालना है मिड कैप में, और बची 25% का जो है वो अपने से वो डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ पे रखना है। तो इस रूल से यहाँ पे जो सबसे बड़ा बोझ आएगा वो आएगा फंड मैनेजर्स के ऊपर। तो उनको अब यहाँ पे अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा और उनको यहाँ काम भी करना पड़ेगा कि अब वो किन कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो लार्ज कैप में डाल देते थे पैसा, लेकिन अब उनको स्मॉल कैप कंपनियां भी सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, मिड कैप कंपनियां भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ अपने म्यूचुअल फंड होल्डर जो भी उनके पास पॉलिसी लेते हैं या जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं उनके प्रति भी जवाबदेह होना पड़ेगा कि भैया उनको वो रिटर्न बना के दे। अब जिस तरीके के डेटा निकल के आ रहे हैं और ये सारे जो नॉर्म्स है दोस्तों वो लगभग जनवरी 2021 से लागू होते हुए दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही कम 3-4 महीने का ही अब समय बचा हुआ है इन सभी चीजों के लिए। अब बात करते हैं थोड़े कुछ आगे फंड्स के बारे में। अगस्त 2020 तक एयूएम की अगर हम बात करें मल्टी कैप फंड्स की तो ऑलमोस्ट 1,46,000 करोड़ यानी कि 1.46 ट्रिलियन रुपीस के आसपास का है। और लगभग इसमें से 35 म्यूचुअल फंड जो है मल्टी कैप वाले, उसमें से 32 का जो एलोकेशन है 50% से ज्यादा है लार्ज कैप स्टॉक्स में। तो आप समझ सकते हैं 32 ऐसे फंड है जिसमें 50% से ज्यादा एलोकेशन जो है लार्ज कैप स्टॉक में कर दिया गया है। और उनमें से भी 28 स्कीमें ऐसी जिसमें से 65 से लेके 92% तक का एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप स्टॉक में। तो अब आप समझ सकते हैं 65 से 92% अगर आपके जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है तो फिर बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए बच क्या जाता है, और उसके पास क्या मिड कैप स्टॉक होंगे और क्या स्मॉल कैप स्टॉक होंगे। मार्केट में 6,000 स्टॉक्स है और उसमें से जो टॉप 100 होते हैं उसको लार्ज कैप की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें से निफ्टी 50 के मैक्सिमम 50 स्टॉक आते हैं। और उसके बाद जो निफ्टी के बाहर बच गया जो कि बाद में कभी निफ्टी में आ सकते हैं या जिनकी मार्केट कैप 20,000 25,000 करोड़ से ऊपर मानी जाती है, उनको लार्ज कैप में माना जाता है। तो अब यहाँ पे एक रीजनेबल जो एक्सपोजर है वो मिड कैप स्टॉक में होना चाहिए, ये सेबी का भी कहना है। हालांकि कुछ म्यूचुअल फंड्स है जिसका लगभग 15 से 39% यहाँ पे 21 मल्टी कैप स्कीम में लगभग लगभग हिस्सा है। लेकिन जो स्मॉल कैप फंड का एक्सपोजर है, स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर है वो बहुत ही ज्यादा लो है और 27 स्कीमों है ऐसी जिसमें 10% या उससे भी कम का जो एक्सपोजर है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में बना हुआ है। अगर हम कुछ मल्टी कैप फंड्स की बात करें जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ लार्ज कैप एक्सपोजर है तो जेएम मल्टी कैप फंड है जिसमें आपको लगभग 91% का एक्सपोजर मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 में आपको 90% मिलेगा। एचडीएफसी इक्विटी में लगभग लगभग 87%, एक्सिस मल्टी कैप में 84%, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी में लगभग 78%, एसएल मल्टी कैप में 77%, यूनियन मल्टी कैप में 76%, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में 76%, टेरेस शेयर मल्टी कैप में लगभग 76% और बीएनपी पारिबास मल्टी कैप में भी ऑलमोस्ट 75%। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 90 से 75% तक का जो ये टोटल एलोकेशन है वो तो सिर्फ लार्ज कैप में है। तो मिड कैप और स्टॉक्स और स्मॉल कैप के लिए तो कोई जगह यहाँ बचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो जिस तरीके से टोटल नंबर ऑफ ये सारी चीजें बताई जा रही है 40,000 करोड़ रुपए के आसपास तक की जो वैल्यू है वो यहाँ लार्ज कैप स्टॉक से निकलती हुई दिखाई दे सकती है। और उसमें से कहीं ना कहीं 13,000 करोड़ रुपए की जो बाइंग है वो आपको मिड कैप स्टॉक में आती हुई दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा पैसा जाएगा किसी कंपनियों में वो हो गई स्मॉल कैप कंपनी जहां पे लगभग 27,700 करोड़ के आसपास की वैल्यू है जो कि स्मॉल कैप कंपनियों में डिप्लॉय होती हुई दिखाई देगी। तो एक ट्रिमेंडस बाइंग प्रेशर जो कहा जा रहा है जो माना जा रहा है सोमवार के दिन से देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव न्यूज होगी स्मॉल कैप और खासकर मिड कैप कंपनियों के लिए। लेकिन लार्ज कैप कंपनियों में आपको डेफिनेटली थोड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मार्केट क्रैश हो जाएगा जिस तरीके की बातें की जा रही है दोस्तों वैसी चीजों को मैं नहीं मानता, क्योंकि आपको कुछ डेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 40,000 करोड़ रुपए डेफिनेटली एक बड़ा अमाउंट होता है लार्ज कैप कंपनियों से निकलने का। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों के डेटा एफआईएस के देखेंगे डीआईएस के देखेंगे तो अगस्त जुलाई जून मई और अप्रैल और फिर मार्च, तो आप मार्च में देखेंगे सबसे बड़ी गिरावट जब आई थी 65,000 करोड़ एफआईएस ने निकाले थे और 55,000 करोड़ रुपए जो थे वो डीआईएस ने यहाँ पे पंप किए थे तो भी मार्केट गिरा था। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें बहुत से ऐसे फंड्स है तो यहाँ पे मैक्सिमम जो सेलिंग आएगी
यहाँ पे जो सेलिंग आएगी वो आएगी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। तो म्यूचुअल फंड्स में आप देख सकते हैं पिछले 2 महीने से डीआईएस लगातार सेल करे 10-10, 11-11 हजार करोड़ के स्टॉक, लेकिन मार्केट कहीं पे भी नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि एफआईआईस यहाँ पे तैयार खड़े उस माल को उठाने के लिए। अब इस महीने एफआईआईस ने थोड़ा सेलिंग बटन दबाया था, लेकिन डीआईएस वहां पे थोड़ी सी बहुत बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे देखिए बड़े स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि एक बार में क्रैश नहीं होंगे, और अगर वहां पे कोई बिकवाली आती भी है तो वो इन म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, डीआईएस की तरफ से खासकर देखने को मिल सकती है। कुछ होंगे एफआईआईस जिनके भी यहाँ फंड्स होंगे, वो कुछ बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस, अगर ये स्टॉक थोड़े भी गिरेंगे या थोड़ी भी यहाँ सेलिंग आएगी तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि कितने लोग यहाँ नीचे में खड़े हैं जो उसको बाइंग करेंगे, लगातार अपना तैयारी में बैठे हैं कि वो स्टॉक उनको थोड़े नीचे भाव पे मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं, कुछ दिनों पहले यहाँ पे अच्छे सस्ते भाव पे मिल रहे थे मार्च अप्रैल के आसपास में, लेकिन अब फिर से वो अपने प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुके हैं, और बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो उस लेवल को पार कर चुके हैं। तो यहाँ पे नीचे सारे लोग भी होशियार बैठे हैं दोस्तों, यहाँ मूर्ख नहीं है कोई। लार्ज कैप स्टॉक जिनको पता है यहाँ कंपनी में ग्रोथ है, सारी चीजें आगे चल के आने वाली है, समय अभी बुरा चल रहा है लेकिन कंपनियां बुरी नहीं है। कंपनियों के एक आध 2-3 क्वार्टर बेकार हो सकते हैं, वो पूरी कंपनियां क्रैश हो जाएंगी, करप्ट हो जाएंगी, बैंकरप्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई अच्छे स्टॉक यहाँ मान लीजिए एचडीएफसी बैंक अभी 1100 पे चल रहा है, आपको 1000 रुपए पे मिलेगा, तो क्या आप नहीं उठाओगे उस चीज को? ये सवाल आपको अपने से पूछना है। तो जो सेलिंग भी आएगी वो बहुत जल्द एब्जॉर्ब होगी, और ज़्यादा बड़ी क्रैश यहाँ पे आने की उम्मीद कम है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से आप दूर रहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, मल्टी कैप फंड में आपके लार्ज कैप से अब स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक आ जाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये काम कर सकते हैं कि आप अपनी मल्टी कैप स्कीम बंद करके पूरे के पूरे, अगर आपको लार्ज कैप में ही रहना है तो आप फिर कोई लार्ज कैप फंड पकड़ लीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वहाँ पे अच्छी खासी एनएवी के साथ आपको वो फंड मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मल्टी कैप फंड में अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक आने वाले हैं जो कि आगे चल के मिड कैप जो स्टॉक है वो लार्ज कैप बन सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपकी ग्रोथ जो है वो लार्ज कैप फंड से ज़्यादा होगी, तो आप वहाँ पे बने रह सकते हैं। तो ये डिसीजन आपका अपना खुद का है, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंफर्म करें कि क्या इस मल्टी कैप फंड में रहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अब जो पोर्टफोलियो है उसमें से लार्ज कैप स्टॉक्स का अगर वेटेज घटेगा और स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स का वेटेज बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझनी होगी कि वहां पे लार्ज कैप स्टॉक्स की जो कमी होगी, तो उसके बदले कोई नए स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स जो है उस वहां पे आपके म्यूचुअल फंड में आते हुए दिखाई देंगे, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपके रिटर्न पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे ऐसा इसके लिए होता हुआ दिखाई दिया, आप देख सकते हैं स्मॉल कैप फंड के जो है स्मॉल कैप इंडेक्स है आपके सामने स्क्रीन पे चार्ट पे, 2018 के आसपास यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स का हाई लगा था कहीं ना कहीं बीएसई पे 20,200 के आसपास का, और उसके बाद लगातार ये 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा था इंडेक्स, और 9,000 के नीचे चला गया था 8,500 तक। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली और लगभग अपने पुराने प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंचा है, लेकिन अगर हम बात करें अभी भी अपने हाईएस्ट लेवल से, तो ये इंडेक्स जो है तकरीबन तकरीबन 25 से 30% नीचे है। तो दोस्तों यहाँ पे यही कारण है कि सारे के सारे जो पैसे 2018 के बाद से लगते हुए दिखाई दे वो आपको बड़े लार्ज कैप स्टॉक में लगते हुए दिखाई दे, जिन कारणों से निफ्टी या बाकी इंडेक्स में आपको गिरावट देखने को नहीं मिली, और वो सारे के सारे इंडेक्स जो थे अपने लाइफ टाइम हाई को छू रहे थे। लेकिन यहाँ स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे थे और नीचे की तरफ जा रहे थे। एक जो आम निवेशक होता है वो सेंसेक्स निफ्टी को देख के ही बाजार की दशा और दिशा मान लेता है कि बाजार तेजी में है या मंदी में है, लेकिन दोस्तों जो असली बिजनेस है वो आपको ये स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स दिखाते हैं, और ये बताते हैं कि असली में पूरे ब्रॉडर रेंज पे मार्केट किस तरीके से कामकाज करे। क्योंकि ये सारे छोटे छोटे स्टॉक्स भी जो होते हैं वो इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत बड़ा सहारा देते हैं, क्योंकि हर जो छोटी छोटी कंपनियां होती है 2-2 हजार 5-5 हजार करोड़ की, ये कोई ना कोई ऐसा यूनिक बिजनेस करती है जो कि आपकी जिंदगी को सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं। लेकिन वहां पे कोई ग्रोथ नहीं थी, वहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। अब रिलायंस इंडस्ट्री अकेला 14-15 लाख करोड़ का हो गया है, 15 लाख करोड़ का तो टोटल आपका ये स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स नहीं होगा, तो अपने आप में एक कंपनी एक साइड खड़ी हो जाए और एक साइड पूरी 4,000 कंपनियां खड़ी हो जाए तो वो एक बराबर हो जाएगी। तो इसको ये नहीं माना जा सकता कि मार्केट मंदी में या तेजी में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो अब वो छोटी छोटी कंपनियां जिनको सच में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिनको सच में ग्रोथ की जरूरत है, वहां पे भी पैसा आता हुआ इस कारण से दिखाई दे सकता है।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये मानना कि मार्केट क्रैश हो जाएगा या मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाएगी, ऐसा नहीं है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी चीज़ समझने वाली होगी कि स्मॉल कैप मिड कैप फंड में पैसा आने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए जब सोमवार को बाजार खुले तो मुंह उठा के कहीं पे भी जाके कोई भी स्टॉक को पकड़ लिया स्मॉल कैप का, जिसका कोई फंडामेंटल नहीं है, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं है सही, वहां पे आप अपने बड़े पैसे लगा दें इस उम्मीद में कि यहाँ पे भी बाइंग आ जाएगी, स्मॉल कैप में है तो आपका अच्छा पैसा बन जाएगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा कहीं भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो फंड मैनेजर बैठे हैं वो मूर्ख नहीं है। ये निश्चित है कि इतना दिन से वो लोग आसानी से काम कर ले रहे थे, अब लेकिन वो दिमाग लगाएंगे तो वो ऐसी कंपनियां चुनेंगे जहां पे ग्रोथ है या जिन कंपनियों में आगे चल के बड़ी कंपनी बनने का मादा है, सिर्फ उन्हीं कंपनियों में पैसा आएगा। कोई भी मुंह उठा के जिस भी कंपनी में पैसा लगाएंगे, जरूरी नहीं कि वो सारे स्टॉक चलेंगे। तो सेलेक्टेड सेक्टर वाइज अच्छी पर्टिकुलर फंडामेंटल वाली कंपनियों में ही आप अगर पैसा लगाएंगे तो आपके पैसे बनेंगे। तो अब आपको भी यहाँ पे रिसर्च करनी है। अगर आपको आती है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली कीजिए, और अगर नहीं है तो आप फिर उन्हीं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, जिनको पता है कि भाई किस तरीके से कंपनियां सेलेक्ट की जाती है, कहाँ पैसे लगाए जाते हैं, और उसके बाद आप जाके अपना इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको फिर डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मार्केट में इस म्यूचुअल फंड की जो स्कीमें हैं और जिस तरीके से ये सेबी का नया रूल आया वो किस तरीके से काम कर सकता है, क्या इम्पैक्ट होगा आप सभी के ऊपर मार्केट पे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।